हाय एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ एनएमआर सीरीज। तो लास्ट सीरीज में हमने देखे थे नंबर ऑफ सिग्नल्स और उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। इस सीरीज में यानी कि इस वाले पार्ट में जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारा एनएमआर का स्पेक्ट्रा है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। यानी कि मान लो हमने ये कंपाउंड लिया है, ठीक है, तो इसका जो स्पेक्ट्रा है वो किस तरह से आएगा वो हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि हमने जो नंबर ऑफ सिग्नल्स निकाले थे उसी से ये होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिग्नल्स कितने आएंगे, तो ये हो गया हमारा, ये तीनों हाइड्रोजन्स क्या हो गए, एक जैसे हो गए। नंबर ऑफ सिग्नल्स इसको भी मैंने बोल दिया ए। और ये दोनों हाइड्रोजन्स हमारे एक जैसे हो गए, तो इसको मैंने बोल दिया बी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट करते हैं, तो इस वाले कंपाउंड में हमारे कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, 2 तो हो गए हमारे सिग्नल्स। अब इन तीनों जो हमारे हाइड्रोजन्स हैं इनकी हमें क्या करानी है, इनकी वजह से स्प्लिटिंग। हमेशा स्प्लिटिंग किसकी वजह से होती है, जो हमारे नेबरिंग वाले जो हाइड्रोजन होंगे उनकी वजह से इनकी स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पे ए वाले जो अपने हाइड्रोजन है यानी कि 3 जो हमारे पास HA है उनका इन दोनों की वजह से क्या आएगा, N+1 सिग्नल। N क्या है यहाँ पे, B और B यानी कि 2+1, यानी कि यहाँ पे क्या आया हमारा 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। यानी कि इन 3 हाइड्रोजन्स का हमारे पास क्या आएगा, ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट कैसे हुआ होगा, ठीक है, देखो ये 3 हाइड्रोजन्स है, ये 3 हाइड्रोजन गए इसके पास और इसके पास भी, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिए HB और HB। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे डैश लगा रही हूँ, तो ये हो गया HB डैश। ठीक है, मान लो ये फर्स्ट वाले हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करने गए, इसकी स्पिन इस वक्त क्या थी, +½ थी और इसकी स्पिन -½ थी। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि ये वाले हाइड्रोजन जो है इनकी स्पिन्स कैसी है उसके अकॉर्डिंग इनकी स्प्लिटिंग होगी और जो ये हमारी पीक्स है ना वो आएगी। अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि HB फर्स्ट केस, तो ये हो गया कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसमें ये भी तो हो सकता है कि ये वाला -½ हो और ये वाला +½ हो, यानी कि एक जैसी ये वाली जो है इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है अपने पास, 2 हो जाएगी। ये वाले एक तो ये हो गई, इसके अलावा क्या हो सकते हैं हमारे पास कि HB और HB डैश दोनों ही क्या हो, +½ हो और HB और HB डैश दोनों ही क्या हो, -½ हो। ठीक है, अपने पास यहाँ पे टोटल 3 पॉसिबिलिटी है कि या तो दोनों -½ हो जाए, दोनों +½ हो जाए, या दोनों में से एक -½ एक +½ इन दोनों को अगर आप स्प्लिटिंग कराओगे इसकी इनके साथ, तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे, 3 सिग्नल्स। यानी कि जो हमारा सिग्नल आया उसकी स्प्लिटिंग यहाँ पे ट्रिपलेट कैसे आई है। एक तो हमारा ये हो गया कि एक केस जिसमें ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी दोनों ही हमारे पास क्या हो, -½ हो स्पिन में। जो न्यूक्लियर स्पिन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन अगर दोनों ही +½ हो, अब दोनों में से एक क्या है, +½ भी हो सकता है, एक -½ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी की बात करूँ तो किस तरह से आएगा, 1:2:1। 2 किसके लिए लिखा है मैंने, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि ये भी प्लस हो सकता है ये भी प्लस हो सकता है, लेकिन दोनों है तो सेम ही ना, कि दोनों ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है तो सेम ही, ये असल में तो ये डैश कुछ भी नहीं है। अब आपको कैसे पता चला कि ये प्लस है कि ये प्लस है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि दोनों प्रोबेबिलिटी हमारे पास, कि ये भी प्लस हो सकता है और ये भी प्लस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सिग्नल आया है ये क्या आएगा, 1:2:1, यानी कि इसकी पीक मैंने और इसकी पीक मैंने सेम बनाई है, ये हो गई हमारे 1 और 1, और जो बीच वाला है वो इनका जस्ट डबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी थी, तो 1:2:1। इस तरह से हमारा जो ये सिग्नल का मल्टीप्लेट जो हमारा ये ट्रिपलेट को जो मैंने शो किया है ना, ये हो गया हमारा ट्रिपलेट। अब सेम अगर मैं इन हाइड्रोजन की बात करूँ, HB और HB की, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन है और इनके पास क्या ऑप्शन है कि ये 3 हाइड्रोजन के पास जा सकते हैं। इनके पास ऑप्शन है कि ये 3 हाइड्रोजन के पास जा सकते हैं, तो 3 हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हम स्प्लिटिंग कराएंगे अपन को। हमें फॉर्मूले से तो पता है कि जो HB है 2HB का हमारे पास N+1 सिग्नल आना चाहिए। पड़ोस वाले कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 3+1, तो आना तो क्वाड्रेट चाहिए। ठीक है, अब इसकी भी हमें इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। लास्ट में हम देखेंगे कि इसका
इसका जो पास्कल ट्रायंगल होता है उससे हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि किस तरह से आ रहे हैं, ये हमें पता तो लगना चाहिए किस तरह से आ रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसकी स्प्लिटिंग इसके थ्रू कैसे होगी, ठीक है। तो अब हम बना के देखते हैं कि इसकी किस तरह से आएगी। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो हमारे 3 एचए हैं, हमारे पास 3 एचए हैं यहाँ पे। एक पॉसिबिलिटी तो है कि तीनों ही क्या हो, प्लस हाफ हो, प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक है। सेम एक और हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे तीनों हैं एच ए और एच ए, तीनों ही क्या हो जाए, माइनस हाफ हो जाए, ठीक है। इनमें तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ये जो तीन, जब ये दोनों स्प्लिटिंग कराने आए तब हो सकता है कि ये तीनों क्या है, माइनस हाफ या फिर तीनों प्लस हाफ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखो एच ए और एच। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम दो को तो क्या कर दे, प्लस हाफ कर दे और एक को माइनस हाफ कर दे, या फिर दो को माइनस कर दे और एक को प्लस कर दे। अब एच ए मान लो, ये वाले एच ए की मैं बात कर रही हूँ, क्या हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तीनों क्या डीजनरेटेड सेम है। तो ये प्लस ऐसा भी तो हो सकता था कि ये तो प्लस ही हो बट ये वाला अगला प्लस हो, यानी कि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है एक बार, ठीक है। इस तरह से आप क्या क्या अरेंज कर सकते हो। अगली बार में देखो मैंने इसको माइनस कर दिया और इसको तो मैंने प्लस ही रहने दिया, ठीक है। ये तीनों केस पॉसिबल है। सेम इधर यहाँ पे मैंने इसको माइनस कर दिया, ये प्लस हो गया, और एक और केस यहाँ पे क्या है कि इसको प्लस कर दिया और ये दोनों माइनस हो गए। तो ये हमारे पास 3 तरह की पॉसिबिलिटीज, जैसे यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आ रही थी कि प्लस हाफ, या तो ये प्लस हाफ होगा या ये माइनस प्लस हाफ होगा। यहाँ पे अपने पास 3 हाइड्रोजन है कि ये दोनों भी प्लस हाफ हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, या ये दोनों भी हो सकते हैं। जैसे कि ये दोनों माइनस, ये दोनों माइनस और ये दोनों माइनस, ये सारी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। अब अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो अगर मैं इसको बोल रही हूँ 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। ये कितना हो गया हमारे पास, 3 पॉसिबिलिटी है, ये पूरी एक पॉसिबिलिटी, तो इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा 3, और इसको आपको भी क्या बोलना पड़ेगा 3। तो इसका जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया 1:3:3:1, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका जो एक और हम पास्कल ट्रायंगल की तरह से भी हम इसको निकाल सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन किस तरह की स्प्लिटिंग देगा, लेकिन क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से ये हमारे पास हो रहा है, यानी कि किस तरह से आप अरेंज कर सकते हो प्लस हाफ को माइनस हाफ से, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा, तो आपको पूरा करके बताना पड़ेगा कि किस तरह से सिग्नल्स आए हैं, किस तरह से स्प्लिटिंग हुई है, और साथ ही ये जो हमारा ट्रिपलेट या डबलेट आ रहा है वो किस इंटेंसिटी में आया है, वो कैसे आपने निकाला है। अब देखो ये हो गया हमारा क्वाड्रेट, ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेट, तो इसको यहाँ कैसे शो करेंगे अपन क्वाड्रेट को, 1 इस तरह से। जो ये दोनों की इंटेंसिटी है वो तो 1:1 है, और जो हमारे नीचे वाले हैं वो इनके ट्रिपल होने चाहिए, ठीक है, और इन दोनों की क्या है एकदम इक्वल है। इस तरह से हमने क्या करा, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा करा। अब ये प्रोसेस के बाद हमें ये देखना है कि ये जो है प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होती है, और केमिकल शिफ्ट वैल्यू से हमें पता चलेगा कि किस टाइप का प्रोटॉन है। अभी तक हम देख रहे थे नंबर ऑफ सिग्नल्स, उनकी स्प्लिटिंग। अब हमें पता लगाना है कि टाइप ऑफ सिग्नल, उसके लिए हम किसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, केमिकल शिफ्ट को। तो अब समझने की ट्राई करते हैं कि केमिकल शिफ्ट होता क्या है और उनकी वैल्यू से कैसे हमें पता चलता है कि किस टाइप का प्रोटॉन कौन सा है, ठीक है। देखो अगर हमें केमिकल शिफ्ट समझना है तो सबसे पहले हम चलते हैं एटम के ऊपर। ये था हमारा एक प्रोटॉन है मान लो, या एटम है कोई भी, ठीक है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो अगर हमें इसकी एनएमआर स्टडी करनी है तो फर्स्ट काम हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगाया तो हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन के अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी तो प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटॉन की हम एनएमआर पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी तो प्रेजेंट है। एक्सटर्नल फील्ड लगाने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, या तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में ही अपना स्पिन जो है ये क्या करेंगे, मोशन करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड इसमें लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपना स्पिन करेंगे, ये क्या करेंगे, स्पिन मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रॉन ने स्पिन करा, यहाँ पे एक्सटर्नल जो है हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फील्ड।
अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो जो हमारा H नॉट है उसका डायरेक्शन और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, या फिर क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। जब सेम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्स। ठीक है, तो या तो क्या हो जाए, रेनफोर्स हो जाए, या फिर क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। दो पॉसिबिलिटी है, तो हमने यहाँ पे शो कर दी दो पॉसिबिलिटी। अब अगर ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल जो हमारा प्रोटॉन है उस पे जो है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जितना हमने लगाया था उससे ज्यादा लगेगा। हमने जितना लगाया था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको जो हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन से, वो दोनों क्या होंगे, मिक्स होकर हमारे पास ज्यादा कर देंगे। और अगर दूसरे केस की बात करें हम, जहाँ पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों जहाँ अपोजिट हो गए थे, तो वो ओवरऑल हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो गया। यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन जो है फ्लिपिंग इजीली कर पाएगा। इस वाले केस में जहाँ पे सेम डायरेक्शन आ रहा है, यहाँ पे फ्लिपिंग क्या होगी, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि फ्लिपिंग जिसकी वजह से हमारा सिग्नल आ रहा था, वो जो है हमारा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है, इजीली फ्लिपिंग कर पाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ी हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमारा इंड्यूस वाला था वो हमारा डिक्रीज हो गया। इंड्यूस वाला अपोजिट होने की वजह से जो ओवरऑल एक्सटर्नल फील्ड था, तो वो अब प्रोटॉन जो है उसको फ्लिपिंग करने के लिए जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो उसके लिए ज्यादा जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल की, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो गया, ये ओवरऑल बढ़ गया, तो इसकी जो डेल वैल्यू आएगी, इसकी डेल वैल्यू क्या होती है, ज्यादा आती है। यहाँ पे ये डेल वैल्यू क्या है, केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेल वैल्यू डिक्रीज होगी। और जो ये पूरा प्रोसेस हुआ है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग। शील्डिंग, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया था उसको डिक्रीज कर दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग बाय द इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से डेल वैल्यू जो थी हमारी डिक्रीज हो गई। इसको क्या बोल सकते हो आप, नेगेटिव डी शील्डिंग, या तो आप बोल सकते हो नेगेटिव शील्डिंग, या फिर और डी शील्डिंग, इसको आप पॉजिटिव शील्डिंग या फिर सिंपली शील्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो प्रोसेस डिस्कस किए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा या तो क्या हो गया, ओवरऑल इंड्यूस के साथ मिलके बढ़ गया, या तो क्या हो गया, कम हो गया। बढ़ने की वजह से क्या हो गया, हमारा जो डेल वैल्यू है वो ज्यादा आ गई। जो हमारा केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, जिसकी वजह से शील्डिंग या डी शील्डिंग को जो डिफाइन करती है वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या है, जो चेंजेस आ गए हैं हमारी, जो एक्चुअली डेल वैल्यू होनी चाहिए थी। अगर मान लो ये इंड्यूस्ड फील्ड नहीं होता तो क्या होती, जो हमारी एक्चुअल डेल वैल्यू होती उससे कुछ शिफ्ट हो गई है, उसी शिफ्ट को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल शिफ्ट। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उन्हीं की वजह से क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पे केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा होगी उतनी ही यहाँ पे क्या होगी, शील्डिंग होगी, और हमारी जो डेल वैल्यू है वो कम आएगी। वहीं अगर मैं उल्टा बोलूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो हमारा जो डेल वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा आएगी, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी शील्डिंग। ठीक है, अब इस केस में जो हमारा सिग्नल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अप फील्ड। अब फील्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको फील्ड ज्यादा लेना पड़ेगा। जो हमारा प्रोटॉन है उसको जो हमारा टोटल जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंड्यूस्ड एक्सटर्नल, यानी कि मान लो मैंने H नॉट बोला और यहाँ से कुछ तो भी इंड्यूस हो रहा है H नॉट डैश, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, कम आ रही है। H नॉट में से माइनस हो रहा है H नॉट डैश, और यहाँ पे क्या हो रहा था, H नॉट में प्लस हो रहा था H नॉट डैश। ठीक है, ये बढ़ के आ रही थी और ये कम आ रही थी। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको अप फील्ड आएगा, इसका सिग्नल कहाँ पे आएगा, अप फील्ड। इसको ज्यादा फील्ड की जरूरत है, जबकि इसको तो जरूरत ही नहीं है, फटाफट फ्लिपिंग दे देगा। इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन फील्ड सिग्नल, डाउन फील्ड सिग्नल। अगर हम एक NMR स्पेक्ट्रो को शो करें, ये मान लो हमारा NMR स्पेक्ट्रा है, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज कैसे लिखते हैं हम, 0 1 2 3 4
5 6, ठीक है, 10 तक होती है। अब इस तरह से जो इधर वाली जो वैल्यू है इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे डाउन फीड, यानी कि इधर की साइड डी शील्डिंग, या हम बोल सकते हैं डाउन फीड, यानी कि यहाँ पे जो डेल वैल्यू है वो हमारी ज्यादा शिफ्ट हो गई है। जहां पे भी आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखेंगे वहां पे आपको बताना है कि डेल वैल्यू क्या है, ज्यादा हो जाएगी। और जहां भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिलेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करेंगे, वहां पे हमारी डेल वैल्यू कम हो जाएगी और साथ ही साथ जो सिग्नल है वो एफ फील्ड पे आएगा। अप फील्ड का मतलब इधर वाला जो हमारा डायरेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, अप फील्ड, या हम बोलेंगे शील्डिंग, ठीक है। ये थी हमारी कि केमिकल शिफ्ट होता क्या है। अब एक बार हम इसको फॉर्मूले से और समझते हैं। अगर हम डिफाइन की बात करें प्रॉपर तो क्या हो जाएगा, केमिकल शिफ्ट जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोटॉन में क्या हुआ, या तो शील्डिंग या डी शील्डिंग, ठीक है। शील्डिंग और डी शील्डिंग की वजह से जहां हमारा सिग्नल आना चाहिए था वहां नहीं आके या तो इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा। इधर गया तो हमने बोल दिया डी शील्डिंग और इधर गया तो हमने क्या बोल दिया, शील्डिंग। इधर वाले को शील्डिंग को हम बोलते हैं अप फील्ड सिग्नल और ये वाले को हम क्या बोल देते हैं, डाउन फील्ड सिग्नल, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो आपको क्या करना है, शील्डिंग करानी है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी तो डी शील्डिंग हो जाएगी, ठीक है। इस केस में डेल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इस केस में डेल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। डेल वैल्यू के फॉर्मूले पे जाने से पहले हमें यहाँ पे देखना है कि हम किसको रेफरेंस ले रहे हैं। यानी अगर आप ये वाला ग्राफ बना रहे हो, यहाँ पे जीरो किसी को मान रहे हो तो वो कौन होना चाहिए, वो रेफरेंस होगा। किसी ना किसी क्या किसी कंपाउंड की डेल वैल्यू जीरो होगी, क्या नहीं होगी। आपने किसी को रेफरेंस मान लिया है, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते हो। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीएमएस, ठीक है। ये हो गया हमारा टीएमएस का स्ट्रक्चर। टेट्रा मिथाइल, ये बना दिए मैंने मिथाइल ग्रुप्स, टेट्रा मिथाइल सिलेन, इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्रा मिथाइल सिलेन। देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास क्या है, 12 प्रोटॉन्स है, ठीक है। ये जो हमारे हाइड्रोजन है कितने हमारे पास, 12 हाइड्रोजन है। तो इनका जो सिग्नल आएगा, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही इंटेंसिटी ज्यादा होती है सिग्नल की, ठीक है। मान लो अगर अपने पास एक CH3 है और एक ये है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास टोटल इक्विवेलेंट है, सारे ही हाइड्रोजन क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है। ये देखो ये भी सेम एनवायरनमेंट में जिस कार्बन से लगे उसके पास अपने पास क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है। ये हमारा जो है क्या है, रेफरेंस है, एक्सटर्नल रेफरेंस इसको बोलते हैं हम। और यहाँ पे अपने पास कितने टोटल 12 प्रोटॉन्स है जो सारे क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है, केमिकली इक्विवेलेंट है। क्योंकि ये केमिकली इक्विवेलेंट है तो इन सबका मिला के क्या करेगा, एक सिग्नल आएगा। यानी कि अगर 3 हाइड्रोजन का मान लो इस तरह से सिग्नल आता है तो अब सोचो 12 हाइड्रोजन का तो इतना लंबा है। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है, ठीक है। अगर इसका इतना लंबा सा एक सिग्नल आता है तो इसको आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेट्रामिथाइलसिलेन को यूज क्यों करते हो। ये क्वेश्चन भी आता है कि आप टीएमएस को ही क्यों यूज करते हो एनएमआर में। तो एक तो क्योंकि इसमें 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है जिसकी वजह से इनका क्या आता है, एक सिग्नल आता है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। मान लो ये हो गया हमारा सिग्नल, इसको हमने बोल दिया डेल इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट लगभग 300 केल्विन पे, ठीक है। लो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो आप इसको सेपरेट इजीली कर सकते हो। टॉक्सिक नहीं होता है तो एनवायरमेंट पर भी बुरा, टॉक्सिक नहीं होता है, ठीक है, टॉक्सिक नहीं होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, साथ ही साथ सॉल्युबल होता है, ठीक है, पोलर प्लस नॉन पोलर में। तो इजीली हमारे पास जो भी कंपाउंड्स है उनको डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है। लो बॉइलिंग पॉइंट है तो इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा। और एक और पॉइंट, ये डीकंपोज नहीं होता है, डीकंपोज नहीं होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन डीकंपोज नहीं होगा। और प्रोटॉन्स वाला तो है ही अपने पास। तो क्योंकि इसके इतने सारे फीचर्स की वजह से हम जो यूज करते हैं हमारा रेफरेंस,
क्या बोलेंगे इसको, रेफरेंस। रेफरेंस यूज करते हैं हम टेट्रामेथाइलसिलेन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेल वैल्यू, किसके लिए, हमारी इसकी डेल वैल्यू हो गई। अब इसके रिलेटेड आएगी जो भी सारी वैल्यूज आएगी। अब मान लो अपना ये वाला कंपाउंड जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे CH3 CH2Cl, तो इसका जो हमारे पास आया था ट्रिपलेट, वो मैंने यहाँ शो कर दिया। तो ये जो है अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अपनी वैल्यू होगी ना, वो इसकी क्या हो जाएगी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू यानी कि डेल वैल्यू। और जो अगला हमारा सिग्नल था, इस वाले सिग्नल को मैं इधर क्यों शो कर रही हूँ, देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट दिखेगा तो उसकी डेल वैल्यू इससे ज्यादा ही आएगी। हम डेल वैल्यूज को नेक्स्ट वाले में और ज्यादा पढ़ लेंगे। अभी हम बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे डेल का। तो देखो डेल इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डेल्टा म्यू अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे डेल्टा म्यू क्या है, ये डिफरेंस है सैंपल का रेफरेंस से, जो हमारा सैंपल है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो हमारा रेफरेंस है यानी कि TMS उसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस डेल म्यू, और ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो अपनी इंस्ट्रूमेंट की होती है। पहली बात, जो डेल की वैल्यू है वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे आप 100 मेगाहर्ट्ज का लें चाहे आप 400 मेगाहर्ट्ज का लें, डेल वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है इसकी। वैसे तो ये यूनिटलेस होता है लेकिन हम इसको किस में काउंट करते हैं, PPM में, ठीक है। तो डेल्टा न्यू यहाँ पे रेफरेंस माइनस हमारा जो सैंपल का है अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये अपना क्या हो गया फॉर्मूला डेल वैल्यू का। इससे हम डेल को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जो एक और स्केल होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, टॉ। टॉ क्या होता है हमारे पास, डेल में से 10 माइनस 10, यानी कि जस्ट उल्टी इसकी स्केल होती है। यानी कि अगर हम इधर से टॉ वैल्यू की बात करेंगे तो वो 0 1 2 3 4 इस तरह से चलता है। तो ये होगी हमारी टॉ वाली स्केल और ये होगी हमारी डेल वाली स्केल। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो उससे हमारा डेल वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आता है। तो हम केमिकल शिफ्ट को ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा चेंज है, ठीक है, जो भी अपना चेंज आया है किसकी वजह से, शील्डिंग और डी शील्डिंग की वजह से जो हमारा चेंज आया है, रेशियो है टू जो हमारा स्टैंडर्ड है, उन दोनों का हमारा जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट वैल्यू। अगर फाइनल में डिफाइन की बात करूं तो केमिकल शिफ्ट एक तो क्या थी कि हमारे जो प्रोटॉन्स हैं उनका शील्डिंग या डी शील्डिंग होना ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका डी शील्डिंग या शील्डिंग होना केमिकल शिफ्ट है। या फिर रेशियो ऑफ, हमारा जो रेशियो है, जो चेंज है, ये क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी बोल लो चाहे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो चेंज रिक्वायर्ड हुआ क्योंकि अपनी शील्डिंग हो गई थी। तो अब सिग्नल लाने के लिए वो जो चेंज चाहिए उस चेंज को डिवाइडेड बाय हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक अभी रखते हैं। इसके बाद का जो हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, उसमें हमें पता बनाना है कि किस टाइप के प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या आती है। इस वीडियो में हमने देखा कि केमिकल शिफ्ट वैल्यूज कैसी होती है और किस तरह से सिग्नल्स आते हैं, क्या हमारा पूरा प्रोसेस रहता है। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है कि किस प्रोटॉन की हमारी केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होगी। थैंक यू सो मच।